हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम उस किलर को देखते हैं जो अपना मास्क हटाता है, जिससे हमें समझ आता है कि उसने बुड्ढे वाली मास्क पहन रखी थी और वही मास्क पहनकर वो दोही को मारने गया था ताकि उसे कोई पहचान ना ले। हम देखते हैं कि उसके पास बहुत से लोगों के आईडी कार्ड्स भी होते हैं। उसने काफी लोगों की फोटोज बोर्ड पर चिपका रखी थी जिनको शायद उसने पहले ही मार चुका था। अब वो दोही की फोटो भी बोर्ड पर लगा देता है। अब ये आदमी दोही को क्यों मारना चाहता था और मैडम जो के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये तो हमें कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। उस आदमी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो वो किलर बाहर आकर चेक करता है तो नॉक करने वाला आदमी इस घर का मालिक होता है। अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने एक्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए इस घर को रेंट पर लिया था। शायद इस किलर ने उन सभी को मार दिया होगा और उन्हीं में से एक एक्टर की आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर रह रहा है। घर के मालिक ने यहाँ रहने वाले आर्टिस्ट के बॉस से काफी महीनों से नहीं मिला था, इसीलिए वो उनसे मिलने की बात करता है क्योंकि वो पहले घर के रेंट कैश में उनके घर जाकर देकर आते थे और आजकल घर का रेंट कोई ऑनलाइन भेज देता है, इसीलिए वो उनसे एक बार मिलने की बात करता है। तो किलर अभी बहाना देने लगता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं आ सकते, वो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हैं। अब घर के मालिक ने उनकी टीम के साथ इस किलर को कभी नहीं देखा था, इसीलिए उससे पूछता है कि तुम शायद उनके क्रू मेंबर में नहीं होंगे, मैंने तुम्हें इससे पहले तो यहाँ नहीं देखा। तो लड़का कहता है हाँ, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया है और वो अब बात करना नहीं चाहता था, लेकिन घर का मालिक एक से एक सवाल उससे पूछे जा रहा था। सवालों की वजह से किलर का दिमाग फिरने लग जाता है। अभी घर का मालिक किलर के हाथों में खून देखता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथों में ये खून जैसा क्या है। किलर कहता है कि स्पेशल इफेक्ट के लिए ये नकली खून है, हमें अगले शूटिंग में इसे यूज करना है और उस खून से बदबू भी आ रही थी। घर का मालिक कहता है कि ये एकदम रियल लग रहा है, किसी ने देखा तो बोलेंगे कि तुमने किसी को मार डाला है। इससे अब किलर को गुस्सा आ रहा था। घर का मालिक कहने लगा अगर डायरेक्टर आ जाते हैं तो मुझे एक बार मिलने के लिए कह देना। अब किलर कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने घर की सीलिंग के लीकेज का बहाना बनाते हुए उसे अंदर बुलाया और उससे भी मार डाला। इधर दो ही मैडम जो से मिलने जा रही थी, तभी उसे कल रात की बात याद आती है। तो मेरी मौत की वजह मैडम जो है, इस बात को लेकर वो कुछ सोचने लगती है। फिर वो मैडम जो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। मैडम जो को भी आज डिस्चार्ज मिल गया था, तो मैडम जो को भी शेयर की वैल्यू गिरने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो दोही से पूछते हैं कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ था। मगर दोही ये नहीं बताती कि इसके पीछे सुवान का हाथ था। वो बस ये कहती है कि मैं ये सब ठीक कर लूंगी और जो इसके पीछे है मैं उसके बारे में सब कुछ पता कर लूंगी और अगर मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। उसके बाद दोही मैडम जो को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाती है, जहां दोनों साथ में पौधों को पानी देने लगती है। तो किलर की बातों को याद करते दोही मैडम जो से पूछने लगती है कि आपने कभी मुझसे कोई बात छिपाई है। मैडम जो कहती है कि कभी नहीं। तो दोही मैडम जो से एक बार और पूछती है कि आप श्योर है कि आपने मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाई। हम नोटिस करते हैं कि मैडम जो के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो गए, पर वो कहती है मैं श्योर हूँ कि मैंने कोई भी बात तुमसे नहीं छिपाई। दोही कहती है चलो फिर ठीक है, आपने ये कह दिया तो मैं मान लेती हूँ, आखिरकार आप ही है जिस पर मैं आंख बंद के भरोसा कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर जोसियोक आता है जो अपनी आंटी यानी कि मैडम जो को उसकी कंपनी में एयरिंग सेल्स की रिपोर्ट दिखाता है। तो मैडम जो साइन करके उसे फाइल लौटा देती है। तो जोसियोक कहता है आंटी कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो। तो मैडम जो कहती है इसमें तारीफ करने वाली क्या बात है, ये तो तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना चाहिए। ये सुन सभी हंसने लग जाते हैं। तो दो ही ऑफिस जाने की बात करती है। जो सुन जोसियोक कहता है अभी रुक जाओ, मैं भी अभी आता हूँ। मैडम जो उन दोनों को साथ में देखकर कहती है तुम दोनों ही काफी वर्कहोलिक हो, इसीलिए तुम दोनों की जोड़ी काफी जमेगी, क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो और साथ में बिजनेस संभाल लो। तो दोही कहती है आप फिर से शुरू हो गई। तो मैडम जो कहती है इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम दोनों ब्लड से रिलेटेड तो नहीं हो। तो जोसियोक कहता है क्या आंटी आप भी मजाक करती हो। तो दोही कहती है इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये मेरी शादी कराने के लिए मरी जा रही है। मैडम जो कहती है जब मैं सच में मर जाऊंगी तब देखना। तो दोही कहती है गॉड इतनी जल्दी आपको नहीं बुलाएंगे।
तो डोंट वरी, ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जो सियोक उस वक्त अपनी कार लेकर वहाँ आया था, लेकिन दोही से कहता है कि मैं अपनी कार लेकर नहीं आया। तो दोही कहती है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो शायद हो सकता है कि जी सियोक सच में दोही को लाइक करता है। अब उसने सोचा था कि दोनों अकेले होंगे, लेकिन वहाँ मिस शिन भी थी। तो मिस शिन दोही से कहते हैं कि मिस्टर ग्वान ने आपकी जान बचाई, उस डेट के लिए हमें उन्हें कॉम्पनसेट करना चाहिए। तो दोही कहती है कि हाँ, कभी मिला तो उसे पैसे दे देंगे। जी सियोक पूछता है कि आखिर ये ग्वान कौन है। तो दोही कहती है कि कोई लड़का जिसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी। ये सुन जी सियोक शॉकिंगली कार का ब्रेक दबा देता है, इसीलिए ये लोग डर जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ। दोही तो ठीक थी, लेकिन मिस शिन के नाक से खून निकलने लग गया था, इसीलिए मिस शिन जी सियोक को पीछे भेजकर कार को चलाने लग जाती है। जी सियोक दोनों से पूछता है कि क्या आप दोनों ठीक है। मिस शिन बताती है जब तक मैं ड्राइव करूंगी तब तक मैं ठीक रहूंगी। तो दोही जी सियोक से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, मेरे ब्लाइंड पे जाने की बात सुनकर तुमने ब्रेक क्यों लगाया। जी सियोक थोड़ा सा नर्वस होकर कहता है कि वो क्या है ना, तुम कभी डेट या शादी की बात नहीं करती, और वैसे भी तुम अभी काफी यंग हो, तो तुम आखिर ब्लाइंड डेट पर क्यों चली गई थी। तो दोही कहती है कि और क्या रीजन हो सकता है। तो जी सियोक कहता है क्या तुम सच में शादी करने वाली हो। तभी दोही कहती है नहीं तो मैडम जो ने मेरा दिमाग खा लिया था मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। अभी तो मेरा शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। इस पर जी सियोक कहता है फिर मैं भी शादी नहीं करूँगा। तो दोही पूछती है कि मैं भी से क्या मतलब। जी सियोक फिर से थोड़ा बहाना करते हुए कहता है वो क्या है ना कि तुम्हारे जैसे यंग लोग आजकल जल्दी शादी नहीं करते, जो कि आज ट्रेंड बन चुका है, इसीलिए मैं भी शादी नहीं कर रहा हूँ। तभी दोही नोटिस करती है कि जो सियोक की टाई खराब है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने लग जाती है, पर वो भी बांध नहीं पा रही थी, इसीलिए उनकी मस्ती मजाक चल रही थी। इधर ग्वान किताब में ढूंढने की कोशिश कर रहा था होली क्रॉस के किसी इंसान में ट्रांसफर होने का रीजन और इसे कैसे वापस हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसे डेमन बुक में भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसीलिए वो बटलर पार्क को कॉल करता है, उससे पूछता है कि दोही के बारे में क्या खास इंफॉर्मेशन पता चली। तभी पार्क उससे बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप AB है। वो करंटली मेरी ग्रुप की CEO है, जिसे इंडस्ट्री में सभी लोग मेरी ग्रुप की प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। कंपनी में सभी उसे डेविल कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेकर, जिसके लिए वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनती। कंपनी में सभी लोग उससे बहुत डरते हैं क्योंकि वो बहुत परफेक्ट काम निकलवाने की कोशिश भी कर सकती है। इसलिए सभी लोगों को पहले से ही तैयार होकर रहना पड़ता है कि कब उन्हें कौन सा काम करने देगी। दोही मैडम जो के फैमिली से बिलोंग नहीं करती। उसके पापा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और उसकी मॉम एक हेयर सैलून चलाती थी, लेकिन 17 साल पहले ही उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। तब दोही को मेरे ग्रुप की चेयरमैन मैडम जो ने अडॉप्ट किया था। दोही के फादर और मैडम जो ने मिलकर मेरे ग्रुप की सबसे पहली कंपनी मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स को एस्टेब्लिश किया था। तो दोही बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और वो बहुत ज्यादा मेहनती भी थी। उसने काफी जल्दी ही अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था और कॉलेज में रहते हुए उसने डेजर्ट कंपनी भी शुरू की थी, जो कि 7 सालों में कोरिया की नंबर 1 F&B कंपनी बन चुकी है, यानी कि मेरी F&B कंपनी। इधर दोही ऑफिस पहुंचती है। सभी लोग जल्दी से काम पर लग जाते हैं और आते ही वो भी काम पर लग जाती है उस आर्टिकल की वजह से जो उनके कंपनी का नाम खराब हुआ था और उसके कंपनी के स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गई थी। उसे दिखाने के लिए लोग काफी सारी चीजें ट्राई करते हैं। तो वो मिस शिन से कहती है कि आप बस सुआन के बारे में पता लगाओ, फिर इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। तो मिस शिन सुआन का पता लगा लेती है। जो सुन दोही सभी को अपना काम कंटिन्यू रखने के लिए कहती है और वो सुआन से मिलने के लिए निकल जाती है। इसीलिए मिस शिन उसके साथ जाएगी ये कहती है क्योंकि उससे दोही की फिक्र हो रही थी, लेकिन दोही कहती है कि मुझे अपना काम खुद ही करना होगा, इसीलिए आप टेंशन मत लो, मैं उस सुआन को संभाल लूंगी। इधर बटलर पार गुआन को बताता है कि दोही अभी कोई भी रिलेशन में नहीं है। उसके पुराने रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चले क्योंकि वो बस अपने काम में ही बिजी रहती थी और मैं उसके बारे में इतना ही पता लगा सका।
जो सुन ग्वान कहता है अब मुझे वही करना होगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ। तो बटलर पार्क पूछता है कि फिर आप क्या करने वाले हो? तो ग्वान कहता है कि इंसानों को जाल में फंसाने के काम में। इधर हम स्वान को देखते हैं कि जो नया ड्रेस खरीदने के लिए एक शॉप पर आई थी, जहाँ के मैनेजर से वो कहती है कि दोही के सेल्स 10% डाउन हो चुके हैं, तो उसे कितने का लॉस होगा। तो मैनेजर उससे बताता है कि 260 बिलियन वॉन। तो स्वान कहती है अभी तो बस शुरुआत है, वैसे अभी मुझे उससे एक फ्लावर बुके भेजना ही चाहिए इस मुसीबत के टाइम में उसे गुड लक विश करने के लिए। तभी उसके पीछे से दोही कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। स्वान दोही को यहाँ देखकर हैरान होती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपनी कंपनी में होना चाहिए, हमारी कंपनी की सिचुएशन अभी खराब है ना। तो दोही कहती है अभी ठीक हो जाएगी, शेयर्स का क्या, वो कभी अप होता है तो कभी डाउन, लेकिन अगर किसी की प्राइवेट लाइफ एक्सपोज हो जाए तो उसका क्या होता है? क्या इसके बारे में तुमने कभी सोचा है? स्वान को उसकी बात समझ नहीं आती, तो वो मैनेजर को बाहर भेज देती है और दोही से पूछती है आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो तुम मुझे यहाँ ब्लैकमेल करने आई हो? तो दोही कहती है मैं तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ? ये कहकर वो उसकी कुछ फोटोज उसे दिखाती है। इसमें स्वान किसी के साथ थी, यानी उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। ये देखकर स्वान शॉक होती है और पूछती है तुम्हारे पास ये सब कैसे आए? तो दोही कहती है कि अगर तुम प्राइवेट चीज पब्लिक में करोगे तो किसी के नजर में तो आ ही जाओगे। स्वान कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तो दोही कहती है मैंने अभी तो शुरू भी नहीं किया। तभी उसे ग्वान का कॉल आ जाता है, जो उससे कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। तो दोही कहती है तुम तो हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक थे। तो ग्वान कहता है एक्सीडेंट का असर अभी भी मुझ पर हो रहा है। तो दोही उससे थोड़ी देर में एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो स्वान से कहती है अब मैं शुरू करती हूँ कि असली ब्लैकमेल क्या है। आर्टिकल के साथ जो भी तुमने कांड किया है उसे एक दिन के अंदर ठीक करो। कल तक मेरी कंपनी के बारे में सभी पॉजिटिव न्यूज मुझे मिल जानी चाहिए, वरना ये फोटोज अगर वायरल हो गई तो समझ जाओ कि मैडम जो तुम्हारे साथ क्या करेगी। तो स्वान उसे धमकी देने लग जाती है कि अगर तुमने मॉम को इसके बारे में कुछ भी बताया ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो दोही कहती है कि तुम मुझे धमकी कैसे दे सकती हो? वैसे एक बात याद रखना, मैंने कभी भी मैडम जो से कोई भी बात नहीं छिपाई, इसीलिए थोड़ा सोच समझकर काम करना। और एक बात, मुझसे बिना वजह भिड़ने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो अपने भैया से करो, मुझसे नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम मैडम जो को देखते हैं, जो कि चर्च के फादर के सामने अपनी कुछ गलतियों को कॉन्फेस कर रही थी। वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं मरने के बाद नरक में जाऊंगी, मुझे नरक में जाने से भी ज्यादा डर इस बात का है कि मुझे उसकी माफी नहीं मिलेगी, और जिससे वो माफी चाहती है वो दोही है। हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई जाता है। 17 साल पहले एक्सीडेंट में दोही के मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी। तो उनकी कार की ब्लास्ट होने के टाइम पर वहाँ मैडम जो खड़ी थी और उनके सामने ही दोही के मॉम एंड डैड की कार का ब्लास्ट हो रहा था। आखिर दोही के मॉम एंड डैड की डेथ के पीछे का रीजन क्या था, ये हमें आगे कहानी में पता चल जाएगा। और आखिर मैडम जो दोही से माफी क्यों चाहती थी, इस बारे में भी हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इस पार्ट का एंड यहाँ पर होता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट।